Hello everyone. Today we are going to start the Company Act, and I have divided the Company Act into three parts in which all your important contents will be covered. So in first part we have to discuss the definition of company, feature of company, corporate veil, private limited company and partnership firm, and the last one is types of company. Okay? Now, what do you mean by company? According to the section 2 clause 20, company means that is incorporated under, मतलब कंपनी का डेफिनेशन में आप लोग तीन एक्ट के बारे में देखेंगे कि जो कंपनी इस एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट हुई है उनको कंपनी नाम दिया गया है. द फर्स्ट वन इज कंपनी एक्ट 2013. Second one, any previous company law, that is Company Act 1956, and the third one is earlier Company Act law. मतलब जो भी कंपनी इन तीनों एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट हुई है उसको कंपनी का नाम दिया गया है. ओके, नाउ द फीचर्स ऑफ कंपनी. कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में आपके पूरे कंटेंट्स नहीं थे कि कंपनी किसको कहते हैं. सो इन दिस स्लाइड देयर आर वेरियस एसेंशियल और फीचर्स ऑफ कंपनी. इन्हीं सब फीचर्स को मिला के कंपनी का डेफिनेशन बनता है. ओके, अब एक एक फीचर्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम लोग का डेफिनेशन ऑफ कंपनी कंप्लीट हो जाए. नंबर वन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इसमें क्या बोला गया है? अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013. मतलब कोई भी पर्सन अगर कंपनी खोलता है तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट होना चाहिए. सेकेंड वन, any association of person that is not registered and subsequently incorporated with the registrar of company is not recognized as a company at all. It means that कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होना चाहिए. अगर रजिस्टर नहीं होगा कंपनी तो उसको कंपनी नहीं मानेंगे. ओके, सेकेंड एसेंशियल पॉइंट क्या है आपका? सेपरेट लीगल एंटिटी. व्हाट इट मीन्स दैट कंपनी क्या है? जैसे कंपनी में मान लीजिए 50 मेंबर काम कर रहे हैं तो कंपनी का अलग से लीगल एग्जिस्टेंस होता है और कंपनी के मेंबर्स का अलग से लीगल एग्जिस्टेंस होता है. जैसे देखिए, अ कंपनी इन द आई ऑफ लॉ इज अ डिस्टिंक्ट और सेपरेट फ्रॉम द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट इट. इट मीन्स कंपनी का अलग लीगल एग्जिस्टेंस है और उसके मेंबर का अलग लीगल एग्जिस्टेंस है. Next, a company can also own and deal in property and other such assets. मतलब कंपनी अपने भी प्रॉपर्टी को डील कर सकती है, एसेट का यूज कर सकता है. One point to be noted that company is not an agent or the trustee of subscriber. It has own distinct legal identity. मतलब कंपनी का अपना अलग से legal identity होता है. Okay? Like a natural person, it has right and obligation in terms of law. Means कंपनी के भी right and obligation होते हैं और जो members होते हैं उनके तो अलग से right and obligation होते हैं. But it cannot do such act which only a natural person can do. जैसे हम लोग क्या है? हम लोग नेचुरल पर्सन हैं. हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? जैसे हम लोग ओथ ले सकते हैं, मैरिड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, जेल जा सकते हैं, प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट ये सब चीज़ कंपनी नहीं कर सकता है क्योंकि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. वो हम लोग की तरह कोई नेचुरल पर्सन नहीं है. Okay, now a company is not a citizen. It enjoy no franchisee or other fundamental rights. जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, चाहे कोई भी मेंबर्स होता है, उसके राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट होता है. बट कंपनी एज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन उसका कोई भी राइट्स नहीं होगा. क्योंकि देखिए, अगर ह्यूमन बीइंग का फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द कोर्ट. बट कंपनी का अगर लीगल राइट होता है तो कंपनी चल
चल के नहीं जाता है, कंपनी के नाम से केस फाइल होगा बट स्टिल कंपनी को कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। ओके, नाउ परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है, जैसे हमने जर्नली क्या देखा है, जैसे प्रॉपर्टी है परदादा के नाम पे, परदादा से दादाजी के नाम पे, दादाजी से पापा के नाम पे होती है। इसी तरह जो हम लोग का कंपनी होता है, कंपनी भी क्या होता है, परपीचुअल सक्सेशन होता है। मतलब किसी एक इंसान के मर जाने से कंपनी हम लोग का बंद नहीं हो सकता। देखिए क्या लिखा है, द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन established by law perpetuates to exist regardless of the difference in its membership. In simple word, a company is an artificial person. It does not have any restriction on age. जैसे भाई और भी कंपनीज में क्या होता है, आपने गवर्नमेंट कंपनी में देखा होगा 60 के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, बट ऐसा कंपनी में नहीं होता है, कंपनी हमेशा चलता ही रहेगा। The factor like death, insolvency, retirement or insanity do not impact the company status. मतलब कंपनी में अगर कोई पर्सन इंसेन हो गया, रिटायर हो गया, डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो इससे कंपनी हम लोग का बंद नहीं होगा, क्योंकि वो ये क्वालिटी को वो एक्सप्रेसली क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। नाउ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। कंपनी में क्या है, जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। देखिए, द शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफरेबल बाय नेचर। सो द ओनरशिप इन अ कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड इन अकॉर्डेंस विद द मैनर्स प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम डिस्कस करेंगे, बट इस पॉइंट में क्या आपको मेन फोकस करना है कि जो भी कंपनी के शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं, उसको हम लोग स्टे करके नहीं रख सकते हैं। ओके, नाउ इन अ प्राइवेट कंपनी देयर मे बी सम रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर। मतलब प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, बट द राइट इज नॉट टेकन अवे कंप्लीटली। सो जो भी शेयर्स होते हैं, शेयर्स का मतलब क्या होता है, उस कंपनी का हिस्सा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कंपनी अपना शेयर बेचती है, तो शेयर बेचने का मेन पर्पस क्या होता है कि जब शेयर से पैसा मिलेगा उससे अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि उनका बिजनेस डेवलप होगा। नेक्स्ट इज कॉमन सील। जैसे जो कोई भी कंपनी खुलता है तो हर एक कंपनी का क्या होता है, कॉमन सील होता है। वो कॉमन सील क्या है, एक आइडेंटिटी है कि हाँ ये कंपनी का सील है। तो जो भी कंपनी एक्ट के अंतर्गत ओपन होगा, सबका एक कॉमन सील होगा। कॉमन सील क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। देखिए, Director of the company are essentially its agent. So when a director acts within the power of a company is bound by the action. Now the common seal is just like a signature of the company. ठीक है, तो ये common seal क्या होता है, किसी भी कंपनी का signature होता है। Now the director use the seal to sign the documents on the behalf of the company. तो directors क्या करते हैं, directors उस common को एक तरह से साइन के रूप में यूज करते हैं उस कॉमन सील को। नाउ सो अंटिल देयर इज सच सील डॉक्यूमेंट दे कैन नॉट बी इन्फोर्स। मतलब कोई भी कंपनी का अगर हमें डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, तो जब तक कॉमन सील नहीं होगा वो कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग का एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, नाउ लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कई कंपनीज होती हैं, उनमें कई कंपनीज में लायबिलिटी आपका अनलिमिटेड होता है, कई में आपका लिमिटेड होता है। तो कोई भी कंपनी है उसको अपने नाम के जो पीछे लिखना पड़ेगा कि वो कंपनी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। ओके, तो इसमें देखिए, सिंस अ कंपनी हैज इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी, इट्स मेंबर आर नॉट लायबल फॉर इट डेथ। The liability of the member of the company is limited to the unpaid share of the share value. There are some company limited by guarantee where the liability of the each member is determined by the guaranteed amount. जब हम liability को पूरा
फुल फेस में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, सपोज कोई भी कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब सिर्फ लिमिट वे में वो लायबल होगा पे करने के लिए। अनलिमिटेड का मतलब अनलिमिटेड दे आर लायबली, मतलब उन्हें पूरा पे करना है अगर उतना लॉस हो गया तो लायबिलिटी के आधार से हम कंपनी का स्ट्रक्चर जान सकते हैं कि कंपनी हम लोग का लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। जैसे इसमें लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी का मतलब अगर ओनली 40% ही गारंटी दे रहा है तो सिर्फ 40% के लिए ही मेंबर वो लायबल होगा कंपनी के लिए। ओके, नाउ कॉर्पोरेट व्हील। अब देखिए कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है। सपोज ये क्या है, आपके कंपनी के मेंबर्स है, ठीक है, कंपनी के मेंबर्स हैं और ये हम लोग का कंपनी है। डन। सो कॉर्पोरेट व्हील क्या है, ये एक पर्दा है। पर्दे का ये मतलब है कि ये जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, इनका एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस है और जो ये कंपनी है, कंपनी का लायबिलिटी के आधार पे इनका अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें कॉर्पोरेट व्हील का तो देखिए, कॉर्पोरेट व्हील refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company। मतलब जो लायबिलिटी कंपनी की राइज होगी, ज़रूरी नहीं है कि वही लायबिलिटी मेंबर्स या शेयर होल्डर का भी हो। तो ये जो व्हील होता है दैट इज कॉर्पोरेट व्हील, ये एक तरह से दोनों की लायबिलिटी को सेपरेट रखता है। देन corporate will refer to the concept that members of a company are shielded from the liability connected to the company's action if the company incurs any debt। मतलब अगर कोई भी कंपनी कोई भी डेप्ट इनकर करती है या कंट्राविन करती है कोई सा भी लॉ, तो the corporate wheel concept applies that members should not be liable। तो हमने जब कंपनी के क्वालिटी में पढ़ा कि कंपनी का अलग लीगल एग्जिस्टेंस है, मेंबर का अलग लीगल एग्जिस्टेंस है, सो कॉर्पोरेट व्हील आपका यही करती है कि दोनों को सेपरेट रखेगी। अब सपोज कंपनी ने कोई लॉ को वॉयलेट किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि मेंबर्स को पनिशमेंट दिया जाएगा। ओके, सो ये आपका कॉर्पोरेट व्हील है। नाउ मीनिंग देखिए, अब हम मीनिंग में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस करेंगे पार्टनरशिप फर्म से। दैट इज इंपॉर्टेंट वन। सिंपल बेसिस के अंडर आपका डिफरेंस लिखा है तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एक्ट तो कंपनी एक्ट 2013 से ये चलता है और पार्टनरशिप एक्ट आपका 1932 में। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है एक बार जस्ट सुन लीजिएगा। कंपनी में कंपनी और मेंबर दोनों का अलग अलग लीगल एग्जिस्टेंस है, बट पार्टनरशिप में फर्म का पार्टनर्स के साथ ही एग्जिस्टेंस होता है। अगर पार्टनर्स नहीं रहेंगे तो फर्म हम लोग का डिसॉल्व हो जाएगा। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ। सेकंड क्या है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। तो देखिए कंपनी में क्या है, इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब इट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगा तो कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो इट इज मैंडेटरी टू सेट अप द बिजनेस एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू कंप्लाई विद द एक्ट। बट पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप हम लोग का रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हुआ तो बट ऑब्वियस वो केस फाइल कर सकता है किसी थर्ड पार्टी पे, और अगर अनरजिस्टर्ड हुआ तो कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगा और कोई भी वो केस फाइल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर। कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर, एंड पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 but not exceed 50। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी, बार बार बता रही हूं कि कंपनी का प्राइवेट कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी विथ एन एबिलिटी टू ओन असेट इन इट्स नेम, और पार्टनरशिप फर्म में नो सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। मतलब पार्टनर्स गए, पार्टनरशिप हम लोग का गायब हो जाएगा। लायबिलिटी प्रोटेक्शन,
कंपनी में क्या है, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। जैसे आपने नाम सुना होगा, प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड, तो लिमिटेड का मतलब मेंबर्स का लायबिलिटी हम लोग का लिमिटेड होगा। सो यही चीज प्राइवेट में होता है, extend to the unpaid value of the share subscribed। और पार्टनरशिप फर्म में they are jointly and severally liable to pay the debt of the partnership firm। मतलब पार्टनरशिप में सपोज अगर 5 पार्टनर्स का फर्म है तो या तो वो ज्वाइंटली भी लायबल हो सकते हैं या तो वो सेवरली भी अलग अलग भी लायबल हो सकते हैं। नाउ और देखिए स्टैच्यूटरी ऑडिट। स्टैच्यूटरी ऑडिट में क्या है, An auditor must be appointed within 30 days of incorporation। मतलब कंपनी में it is also mandatory to appoint an auditor within 30 days। मतलब जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ 30 डेज के अंदर हम लोग का ऑडिटर आना चाहिए। देन स्टैच्यूटरी ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल, और पार्टनरशिप फर्म में इट इज नॉट एप्लीकेबल। ओनरशिप ट्रांसफरेबिलिटी, it can be transferred through share if the shareholder give their consent। ownership that is not transfer, या तो डिसॉल्व ही होगा या तो नया पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा। uninterrupted existence, any change in the member or director does not affect the company existence। मतलब किसी के भी आने जाने से कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी पे। बट इन पार्टनरशिप change in partner leads to the dissolution or formation of the another partnership firm। Got it? Tax benefit, a comparatively moderate tax is levied as the tax rate small companies is reduced to 25%, and इसमें क्या है, the tax levied is 30% of the business profit on which it is on the higher side। Statutory compliances क्या है, high compliances that includes annual filing, also it must comply with the plenty of other compliances requirement। मतलब कंपनीज में आपके काफ़ी सारे compliances होते हैं जिसको कि कंपनी को fulfill करना होता है, and in this compliance is much less except on filing separate ITR there are no other mandatory compliance। मतलब पार्टनरशिप में इतने सारे कोई compliance या requirement नहीं होती है फाइल करने के लिए। Done? Now काइंड्स ऑफ कंपनी। अब देखिए कंपनी के काइंड्स कौन कौन से होते हैं। इनकॉर्पोरेशन के आधार पे, जैसे कंपनी आपका इनकॉर्पोरेशन के आधार पे स्टैच्यूटरी, चार्टर्ड एंड रजिस्टर्ड कंपनी। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के आधार पे इंडियन एंड फॉरेन कंपनी। अब ये सारी कंपनी का हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पहले सिर्फ नाम देख लीजिए कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। लाइबिलिटी के आधार पे लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मेंबरशिप पैटर्न के आधार पे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और अथॉरिटी के आधार पे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो ये देखिए दीज आर द टाइप्स ऑफ कंपनी जो कि 6 आपके 5 पार्ट में डिवाइड है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के टाइप्स। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है आपका चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी क्या होता है, जैसे देखिए इस टैगलाइन से क्या मालूम चल रहा है, कोई भी कंपनी जब चार्टर के पास होने से बनता है तो उसको हम चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। जैसे जब ब्रिटिशर्स का हम लोग के इंडिया में राज था तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, और आज भी जिस जिस कंट्री में जो भी आपका अभी तक राजाओं का सिस्टम है वहाँ आपका चार्टर के थ्रू ही जो कंपनी बनता है उसको चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आप एग्जाम्पल चार्टर्ड कंपनी में कर सकते हैं, एंड दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज आप लोग सारा इसमें देखिएगा। सेकंड क्या है, स्टैच्यूटरी कंपनी। स्टैच्यूटरी कंपनी मीन्स कोई भी कंपनी जो कि हम लोग का स्टेट या जो लॉ पास होता है उसके द्वारा जो कंपनी बनती है, दैट इज कॉल्ड स्टैच्यूटरी कंपनी। तो देखिए जैसे लॉ के द्वारा आपका आरबीआई एक्ट बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये सब एग्जाम्पल क्या है, स्टैच्यूटरी कंपनी के हैं। एलआईसी हो गया। डन।
तीसरा क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज 20, कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत जो भी कंपनी बनेगा उसको बोला जाएगा कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। डन। लायबिलिटी के आधार पे सबसे पहला है आपका अनलिमिटेड कंपनी और दूसरा है लिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है, मतलब जिसका फीचर्स पार्टनरशिप फर्म की तरह होता है उसको अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं। मतलब इसमें जो लायबिलिटी मेंबर और शेयर होल्डर की होती है वो अनलिमिटेड होती है। और इसी का अपोजिट क्या है, लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय द शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय गारंटी में सपोज कोई भी कंपनी अगर वाइंड अप होती है तो गारंटी अमाउंट फिक्स्ड बाय द मेंबर, तो जितना गारंटी का लायबिलिटी पहले ही फिक्स रहता है उतना ही पर्सन लायबल होता है। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड बाय गारंटी। एंड लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल के अंतर्गत आपका प्राइवेट कंपनी है एंड पब्लिक कंपनी है। इसको हम ब्रॉड वे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। देन तीसरा है कंट्रोल के आधार पे कंपनी हम लोग का चार पार्ट में डिवाइड है, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी। सबसे पहला है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब सपोज कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में अगर 51% से ज़्यादा स्टेक का जो ओनरशिप इसे आप बोल सकते हैं, अगर किसी भी कंपनी में 51% से ज़्यादा स्टेक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का होता है उस कंपनी को बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनी। डन। होल्डिंग एंड सब्सिडरी को ध्यान से सुनिएगा। सपोज ये एक्स कंपनी है, ये वाई कंपनी है, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी में क्या गिवन है, कंट्रोल ओवर सब्सिडरी मोर देन 51% ऑफ द शेक। मतलब एक्स कंपनी का अगर 51% स्टेक वाई कंपनी ने खरीद लिया है तो वाई कंपनी क्या कहलाएगा, होल्डिंग कंपनी, और एक्स कंपनी क्या कहलाएगा, सब्सिडरी कंपनी। इसको ध्यान से देखिएगा। स्टेक का सिंपली मतलब है ओनरशिप। तो अगर Y ने X कंपनी का 51% स्टेक खरीद लिया है, ओनरशिप खरीद लिया है, इट मीन्स Y इज अ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग मतलब जिसका होल्ड रहता है, और X क्या कहलाएगा, सब्सिडरी, जो उसके अंडर में काम करेगा। डन। और लास्ट क्या है, एसोसिएट कंपनी। जैसे इसमें आपने देखा 51% से ज़्यादा, तब जाके होल्डिंग सब्सिडरी कहलाएगा। अगर यही स्टेक परसेंटेज 20 to 50% रहता है, एग्जाम्पल देखिए, सपोज ये एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, तो एक्स कंपनी का मान लीजिए 49% शेयर वाई कंपनी ने ले लिया है। 49% इसका जो स्टेक है, ओनरशिप है, वाई ने कर लिया है। तो आप बोल सकते हैं एक्स कंपनी इज द एसोसिएट कंपनी ऑफ वाई। That's it. So these are the types of company according to the incorporation, liability and control. Now, public और private में देखिए difference क्या है। Public company is the one, public company और private में, that is the one which is registered in the share market of the country to issue the public subscriber, simply public subscriber to them. और प्राइवेट कंपनी क्या है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, 7, बट नो मैक्सिमम लिमिट। बट प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 ओनर्स। शेयर कैपिटल में क्या है, द नंबर ऑफ शेयर ओन्ड बाय 1 पर्सन, एंड प्राइवेट में right of share capital and profit are distributed among all the members and owner as per article of association. Transfer of share in public free to transfer, but in private decided in the article of association. Share prospectus क्या है, in public the prospectus must be issued.
must be issued to invite the public subscriber to share the company, और इसमें prospectus does not need to be issued. Number of director, public में at least 3 directors और इसमें at least 2 directors. Maximum देख लीजिए 15 और इसमें maximum 15 number of the directors. Name of the company, the word limited is used as part of the name of company and it is also used in private company as a part of the name of the company. Then fundraising, for public company it is very easy to raise fund by issuing share to the public, but in private it is possible to raise fund by issuing share the company with mutual consent of the, मतलब mutual consent इसमें आपका होना चाहिए, that is mutual consent होना चाहिए. Okay, who can subscribe the share capital? Public can easily subscribe और private में public can't easily subscribe the share of the company. Now टाइप्स ऑफ कंपनी ये भी आपका है. सबसे पहला 1 पर्सन कंपनी. 1 पर्सन कंपनी क्या है? 2013 एक्ट के अंतर्गत एक पर्सन भी चाहे तो कंपनी बना सकता है, बट इसका कंडीशन ये है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया में 182 डेज से रह रहा हो, मिनिमम 1 मैक्सिमम 1 नंबर चलेगा, नॉमिनी अपॉइंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर मिनिमम 1 होने चाहिए, मैक्सिमम 15, और कैलेंडर ईयर के अंतर्गत एटलीस्ट 2 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए 1 मैन कंपनी में. ओके, स्मॉल कंपनी सेक्शन 25 सेक्शन 285 क्लॉज में क्या है? कंपनी एक्ट के अंतर्गत इसका स्मॉल कंपनी क्या है? paid up share capital does not exceed 50 lakh rupees and such higher amount as may be prescribed which shall not amount to more than 5 crore rupees. तो ये स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है. तो जो स्मॉल कंपनी इस सेक्शन को फुलफिल, इसका क्राइटेरिया फुलफिल करेगी, उसी को स्मॉल कंपनी बोला जाएगा. टर्नओवर मतलब किसी भी कंपनी का अगर टर्नओवर क्या है? लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, वही कंपनी आपका स्मॉल कंपनी कहलाएगा. फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होता है बट काम कहाँ करेंगे? इंडिया में काम करते हैं. ओके, अगर इसी फॉरेन कंपनी में 51% कैपिटल बाय इंडियन सिटीजन, तो वो कंपनी क्या कहलाएगा? इंडियन कंपनी कहलाएगा. देन सेक्शन 8 में कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब जिस कंपनी का एम प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब जैसे आपका एग्जांपल देखिए एनजीओ. जब एनजीओ कोई भी बनता है, कंपनी बनता है, तो उसका मेन टारगेट क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना, ना कि प्रॉफिट करना. तो ये एग्जांपल क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 कंपनी का डेफिनेशन. देन प्रोड्यूसर कंपनी, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी, जिनका मेन पर्पस क्या होता है? प्रोड्यूस करना फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ओके.